गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट इम्यूनोलॉजी का टॉपिक इम्यून रेस्पॉन्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज इम्यून रेस्पॉन्स। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया क्या है, प्रतिरोधक अनुक्रिया क्या है, प्रतिरक्षात्मक अनुक्रिया क्या है। एक इम्यून रेस्पॉन्स एक वो रिएक्शन है, वो क्रिया है जो कि बॉडी के द्वारा, किसी भी जीव की बॉडी के द्वारा जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स, बाहरी पदार्थ, बाहरी पैथोजेंस, बाहरी आक्रामक बॉडी के अंदर आक्रमण करते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनसे बॉडी को डिफेंड करने के लिए, बॉडी की रक्षा करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अभिक्रिया, जो रिएक्शन की जाती है जीवों के शरीर के द्वारा, उसे अपन इम्यून रेस्पॉन्स या प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। और जो इन्वेडर्स हैं, जो बाहरी आक्रमण करने वाले, जो भी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले फॉरेन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जो कि बॉडी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बॉडी को बचाने के लिए बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। तो इम्यून रेस्पॉन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इम्यून रिस्पॉन्स को दो तरह से अपन क्लासीफाई करते हैं, दो अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। पहला तो है कि बॉडी रिएक्शन कौन सी करती है, उसके आधार पे दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि पैथोजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, जो पैथोजेंस होते हैं, रोग कारक होते हैं, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये सबसे पहले अपन देखते हैं इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। इन्नेट रिस्पॉन्स जो कि बॉडी के द्वारा इनबोर्न बॉडी में होता है, सभी बॉडी में, सभी एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, अंदर ही होता है, बॉडी के पहले से ही बाय बर्थ ही बॉडी को मिलता है। तो ये होता है इन्नेट या फिर बॉडी का खुद का बॉडी रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है, इसे नॉन स्पेसिफिक या क्विक रेस्पॉन्स भी कहते हैं। ये कोई विशेष नहीं, नॉन स्पेसिफिक विशिष्ट नहीं होता है, अविशिष्ट या फिर क्विक तुरंत रेस्पॉन्स होता है पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेंस को बॉडी से निकालने या मारने के लिए तुरंत रेस्पॉन्ड करती है बॉडी, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक या क्विक रेस्पॉन्स कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि बॉडी के जो सभी एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी को पैदा होने के साथ ही मिला है ये। तो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो होते हैं बैरियर्स के रूप में, अवरोधकों के रूप में बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें फिजिकल बैरियर्स, भौतिक अवरोधक बॉडी के कहते हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, और ये जैसे साइटोकाइनिन आदि इंटरफेरॉन जो होते हैं, ये इनका रिलीज होना, ये सब फिजिकल बैरियर, जैसे कि सभी कोई भी बाहर से कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी पर एक कवरिंग पाई जाती है फिजिकल बैरियर के रूप में, जो कि स्किन होती है, वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती है। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फिजिकल बैरियर के रूप में, जो सभी एनिमल्स की बॉडी पर पाई जाती है। तो ये इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स हो गया। और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जब एंटर कर जाता है, उसके बाद वो इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी के द्वारा पैदा किया जाता है। ये बॉडी में पहले से उपस्थित नहीं होता है एडेप्टिव रेस्पॉन्स, ये बॉडी में पैदा होता है जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। क्योंकि जो इन्नेट
इम्यून रिस्पॉन्स है उसके द्वारा तो जो भी पैथोजेंस हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करने दिए जाता है। लेकिन यदि बॉडी में वो एंटर कर गए, जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बाद भी वो बच गए और अंदर बॉडी में एंटर कर गए, तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी जो रेस्पॉन्ड करती है उसे अपन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स या एडेप्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है और लिम्फोसाइट्स का सीक्रेशन करता है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि दो तरह के सीक्रीट करते हैं। एक तो होता है लिम्फोकाइनिन और दूसरा होता है एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन। और लिम्फोसाइट्स जो कि बॉडी के अंदर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का काम करती हैं, लिम्फोसाइट्स वो दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रेट किए जाते हैं, टी सेल के द्वारा लिम्फोकाइन सिक्रेट किए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के पैथोजन एंटर हुए हैं। और ये टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जो भी पैथोजन होते हैं, जो भी इन्वेडर होते हैं, उनका ये खात्मा कर देती है, उनके साथ रिएक्ट करती हैं। अब अपन सेकेंड टाइप के का क्लासिफिकेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड टाइप का देखते हैं। ये होता है कि ये जो इन्वेजन होता है पैथोजेंस का, वो किस टाइप का इन्वेजन है, कौन सी कितनी बार एक ही जो पैथोजन है वो पहले एंटर हो चुका है या फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है, इसके बेसिस पे दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो कांटेक्ट होता है इन्वेडर्स का, वो उनका चांस कौन सा है, फर्स्ट टाइम है कि एक से अधिक बार पहले एंटर कर चुका है, उस पर डिपेंड करता है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब अपन देखते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें फर्स्ट टाइम किसी भी पैथोजन का, पर्टिकुलर पैथोजन का एंटीजन जिसे कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद उसकी बॉडी में जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो शो होता है बॉडी के द्वारा, और वो टी सेल और बी सेल एक्टिवेटेड हो जाती हैं और बॉडी को डिफेंड करती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट, पैथोजन से बचाती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं उनका प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन के एंटर करने के बाद। और इसके अंदर जब बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, वो रिस्पॉन्स 4 तरह की फेजेस के अंतर्गत शो किया जाता है। सबसे पहली फेज जो इम्यून रिस्पॉन्स शो हो रहा है उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो 4 फेजेज में रिएक्शन होती हैं। पहला होता है इंडक्टिव, लेटेंट और लेग फेज। पहली फेज होती है जिसके अंदर पता नहीं चलता कि कुछ हो रहा है क्या, बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हो जाता है, फिर उसको एंटीजन जो एंटर हो गया उसको इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाना जाता है और पहचान करके फिर जो अपनी प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है और वो प्रोलिफेरेशन और डिफ्रेंशिएट होने का काम होता है। और इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये एक लेटेंट, इंडक्टिव और लेग फेज होती है। ये एक सुषुप्त अवस्था होती है जिसमें बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी फेज होती है लोग और एक्सपोटेंशियल फेज। इसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो मात्रा में बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा, वो बन चुकी हैं। एंटीजन की पहचान लेटेंट फेज में, लेग फेज में हो चुकी है। उसके बाद जो एंटीबॉडी बनाने वाली सेल्स हैं वो एकदम से बढ़ती हैं। जो इनका एक्सपोटेंशियल होता है, जो वृद्धि होती है, वो लोग फेज कहलाती है या वृद्धि प्रावस्था एक्सपोटेंशियल फेज कहलाती है। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन किया जाता है। उसके बाद आती है एक प्लेटू स्टेज या स्टडी स्टेट, एक स्थायी प्रावस्था आती है, स्थायी अवस्था आती है जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन्स का खात्मा कर चुकी होती हैं और जो एंटीबॉडी हैं वो अब कम होने लग जाती हैं क्योंकि एंटीजन सारे
ख़त्म हो चुके हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी को ख़त्म बराबर मात्रा में हो जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये एक स्टेडी स्टेट थोड़ी देर के लिए चलती है कि सभी एंटीजन को ख़त्म कर दिया जाता है इस स्टेज में। और इसके बाद लास्ट स्टेज आती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की, वो होती है डिक्लाइन और डीके फेज, जो कि इसकी जो अपनी एंटीबॉडीज़ बढ़ी हैं वो एंटीबॉडीज़ अब सारे एंटीजन ख़त्म हो चुके हैं, सारे पैथोजन्स ख़त्म हो चुके हैं, तो वो वापस उनकी जो नंबर है, जो संख्या है एंटीबॉडीज़ की, वो कम हो जाती है और फिर सिर्फ मेमोरी सेल के रूप में वो बचती है। बाकी सभी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, खुद भी एंटीबॉडीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा, क्योंकि जो एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ हैं वो अब किसी काम की नहीं है, इसलिए उनका भी खत्म कर दिया जाता है। उनको कम होने या उनके डिके होने की फेज होती है, ये क्षय प्रावस्था होती है, और ये वृद्धि कम होने की प्रावस्था होती है। ये जो फेजेज हैं ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और द्वितीयक जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, दोनों में ही पाई जाती है। अब है अपनी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अपना हुआ है, इसमें ये एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होगा जिसमें एक एंटीजन पहले बॉडी में एंटर हो चुका, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो चुका है, उससे गुजर चुका है, और वही एंटीजन दोबारा से सेकेंड टाइम बॉडी में एंटर करता है या थर्ड टाइम करता है, कि एक बार वो एंटर हो चुका है, उसके बाद जब भी वो बॉडी में एंटर करेगा उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। और ये होता है जब अपनी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं या टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो भी पहले प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स में बनी थी, जिन्होंने उन एंटीजन का खात्मा किया था, वो बनने के बाद उन एंटीजन की जो पहचान थी वो हो चुकी थी, और वो कुछ मेमोरी सेल के रूप में अपने इम्यून सिस्टम में मेमोरी टी और मेमोरी बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, मेमोरी सेल्स, मेमोरी इम्यून सेल्स पाई जाती हैं। तो अगली बार जैसे ही वो एंटीजन एंटर होता है तो उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही वो एंटर होता है, एंटर होते ही जो अपनी मेमोरी सेल्स हैं वो उनको तुरंत पहचान लेती हैं, और पहचानते ही वो अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाती हैं, और एंटीबॉडीज़ का निर्माण तुरंत शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेमोरी सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो वो जो स्टार्टिंग की जो फेज़ होती है, सबसे पहली लेग फेज़, लेटेंट फेज़ जो होती है, वो बहुत छोटी होती है इसमें, क्योंकि वो जो प्रोसेस था वो पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान हो चुका है। अब अपना इसमें सीधा एक्सपोनेंशियल फेज़ आती है इसमें, जो अपने यहाँ पे देखते हैं कि जो लेग फेज होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, ये बहुत छोटी होती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये बन चुके हैं, अपनी मेमोरी सेल्स पहले से हैं, तो इस लेग फेज की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है, यह बहुत छोटी होती है। सीधा जो लॉग फेज है, जो कि वृद्धि प्रावस्था है, वो यहाँ पे तुरंत शो होती है और लॉग फेज में एंटर कर जाता है, और रैपिडली जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका लेवल रैपिडली बढ़ जाता है। तो ये फेज़ बहुत इंक्रीज होती हैं एंटीबॉडीज़ तो इस फेज़ में, और ये भी तुरंत इंक्रीज हो जाती हैं इस फेज़ में। फिर जो स्टडी स्टेट होती है वो उसी के जैसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के जैसे ही इसमें आ जाती है कि जो एंटीजन से उनका खात्मा कर दिया जाता है, और अल्टीमेटली डिक्लाइनिंग फेज जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में थी वो इसी तरह से इसमें आ जाती है, और इसके बाद फिर से मेमोरी सेल्स के रूप में वो बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स पाई जाती हैं। इसको अपन अगर डायग्रामेटिक रूप में प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को देखें तो ये अपन को इस तरह से दिखाई देगा। अपन देखते हैं कि एक तरफ अपन सीरम में एंटीबॉडी का लेवल देखते हैं, और फिर दूसरा अपन जो भी इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्वेजेंस बॉडी में एंटर हुए हैं, उसके बाद क्या होता है। फर्स्ट टाइम यदि फर्स्ट कॉन्टैक्ट इम्यूनोजन या एंटीजन का है तो क्या होगा कि पहले एक लेग फेज आएगी, जो एक सुसुप्त अवस्था लेटेंट फेज लेग फेज आएगी, जो थोड़ी लंबी होगी, और इसके बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी थोड़ी लंबी होगी, एक्सपोनेंशियल या वृद्धि प्रावस्था या लॉग फेज। उसके बाद स्टेडी स्टेट आती है, और फिर जब वो पूरे एंटीजन खत्म हो जाते हैं तो डिक्लाइनिंग फेज आती है।
अब बात करते हैं अपन कि फिर से सब्सिक्वेंटली कॉन्टैक्ट इन्हीं एंटीजन का हो गया, दूसरे टाइम वही एंटीजन बॉडी में एंटर कर गए, तो क्या होगा कि जो लेग फेज है ये बहुत नाम मात्र की होगी, और उसके बाद जो लॉग फेज है वो भी एकदम से बहुत बड़ी तुरंत होगी, और एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ से इनकी जो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, अचानक से लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसमें लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाएगा, और फिर वो रेस्पॉन्स आएगा, एंटीजन को एंटीबॉडी के द्वारा ख़त्म किया जाएगा, और फिर डिक्लाइनिंग फेज आ जाएगी। इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इस डायग्राम में भी वही बताया गया है कि इनिशियल एक्सपोजर होगा, फिर धीरे धीरे जो लॉग फेज है वो भी लंबी होगी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और पीक भी बहुत ऊंचा नहीं होगा, और फिर डिक्लाइनिंग फेज आ जाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी एक्सपोजर होगा एंटीजन का, सेकेंड टाइम होगा एक ही एंटीजन का, तो लेग फेज नाम मात्र की होगी, और जो लॉग फेज भी उसका पीक तो बहुत हाई होगा, लेकिन वो बहुत कम टाइम में तुरंत ये लेग फेज में जो ग्राफ आएगा वो अपना बहुत खड़ा ग्राफ आएगा, और फिर स्टेडी स्टेट और वही डिक्लाइनिंग फेज। इस तरह से बॉडी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करती है। अगर अपन सिस्टम की मेमोरी देखें, मेमोरी में जब चली जाती है कोई एंटीजन का रिस्पॉन्स, तो सेकेंड टाइम जो एंटीजन एंटर करता है, सेकेंड टाइम एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम फास्टर या मोर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। अगर 10 to 14 डेज प्राइमरी एक्सपोजर के इम्यून रिस्पॉन्स पीक पे पहुंचता है। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें पीक में पहुंचने में 10 से 14 डेज लग जाते हैं। लेग फेज और एक्सपोटेंशियल फेज 10 से 14 डेज का होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी इम्यून एक्सपोजर है तो उसमें सिर्फ 3 डेज में ही इम्यून रिस्पॉन्स पीक पे पहुंच जाता है। इस तरह से जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्टर होता है, बहुत तीव्रता से होता है, जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे होता है। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।